हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोल्ट क्लासेस। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इतिहास की इस क्लास में। दोस्तों, किसी भी विषय को सिर्फ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि समय समय पर उसका रिवीजन करना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर पढ़कर छोड़ दी गई चीज़ें भूल जाती है और यदि हम उसे समय समय पे रिवाइज करते रहेंगे, उसका रिवीजन करते रहेंगे, तो वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए दोस्तों, हमने ये निश्चय किया है कि ब्लू बोर्ड क्लासेस पर हम जो आपको इतिहास के लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, अब हम ना सिर्फ लेक्चर बल्कि साथ में उसका रिवीजन भी करवाएंगे। तो इसीलिए अब से एक दिन हिस्ट्री का लेक्चर होगा और दूसरे दिन उसका रिवीजन, यानी उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उनको देखेंगे। तो इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, जो हमने हिस्ट्री का हमारा लास्ट लेक्चर लिया था, जिसमें हमने जाना था पाषाण काल क्या है, उसको किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पाषाण काल को हमने काफ़ी अच्छे से समझा था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं लिया है दोस्तों, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस लेक्चर को ले सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले वो लेक्चर अच्छे से लीजिए और उसके बाद इस वन लाइनर को सॉल्व कीजिए। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम पाषाण काल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे और जानेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा और हर सवाल का खुद से जवाब देने की कोशिश आप कीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो कि एक पुरातत्वविद और भूवैज्ञानिक थे। इतिहास का वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, हिस्ट्री का वह टाइम पीरियड जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और हिस्ट्री का वह टाइम जिसका साक्ष्य तो है लेकिन जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इस चीज़ को दोस्तों याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पहले भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने थे, उनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। पुरापाषाण शब्द को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो पुरापाषाण शब्द को प्रचलित करने का श्रेय जॉन लुबाक को जाता है, जिन्होंने 1865 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। पाषाण काल का सबसे लंबा समय किस काल में गुजरा? तो वो है पुरापाषाण काल और हिमपाषाण काल। दोस्तों, इसके दो आंसर इसलिए हैं क्योंकि अगर टाइम पीरियड के हिसाब से हम देखें, हमने जब देखा था वर्गीकरण, पाषाण काल को हमने विभक्त किया था, तो पाषाण काल को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभक्त करते हैं। उसमें भी पुरापाषाण काल जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से पुरापाषाण काल। लेकिन यदि हम भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों के हिसाब से देखें, तो जो पुरापाषाण काल का भी अधिकतर समय था वो कैसा था? हिम युग में गुजरा था। तो इसलिए इसके दो आंसर्स बनेंगे। पुरापाषाण कालीन मानव का स्वभाव कैसा था? तो पुरापाषाण कालीन मानव जो था वो घुमक्कड़, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, यानी एक जगह से दूसरी जगह भटकता फिरता था, जानवरों का शिकार करता था भोजन के लिए, और जो बच जाता था उसको संग्रह करके वो अपने पास रख लेता था। हैंड एक्स और चॉपर चॉपिंग संस्कृतियाँ किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर है निम्न पुरापाषाण काल से। दोस्तों, हमने देखा था कि जो पुरापाषाण काल है
उसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो जो निम्न पुरापाषाण काल था, ठीक है, उसमें ये हैंड एक्स और चॉपर चॉपिंग और पेबुल संस्कृतियाँ जो थी वो उत्पन्न हुई थी। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम किसने दिया? तो मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम HD साकलिया ने दिया। दोस्तों इस नाम को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो पाषाण काल है, ठीक है, उसमें इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पाषाण काल को खोजने में और उससे जुड़े स्थलों को चिन्हित करने में। एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि HD साकलिया ने ही नवदा, टोली और नेवासा जो 2 प्रारूप स्थल हैं, इन्हीं के द्वारा घोषित किए गए थे। मानव का प्रारंभिक क्रमिक विकास किस काल में हुआ? तो मानव का प्रारंभिक क्रमिक विकास पाषाण काल में हुआ। हम सभी ने देखा कि पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक कैसे मनुष्य जो है उसमें प्रारंभिक परिवर्तन आए। वो 4 पैरों से 2 पैरों पर चलना सीखा, भटकने से उसने घर बनाना सीखा, कैसे जो पहले शिकार करता था वो खेती करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया। तो ये जो मानव का क्रमिक विकास था वो कौन से काल में हुआ? वो पाषाण काल में हुआ। आधुनिक मानव होमोसेपियंस की उत्पत्ति कब हुई? तो आधुनिक मानव होमोसेपियंस की उत्पत्ति आज से 36,000 ईसा पूर्व हुई। भारत में चित्रकारी के सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो भारत में चित्रकारी के सर्वाधिक साक्ष्य जो है वो भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास में स्थित है, जहाँ से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो है आदिमानव द्वारा की गई चित्रकारी मिलती है और उसके लिए काफ़ी फेमस भी है। पाषाण काल में संक्रमण काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है मध्य पाषाण काल को। देखिए दोस्तों, इसे संक्रमण काल इससे कहा जा रहा है क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि कोई भी टाइम पीरियड एकदम से ख़त्म नहीं हो जाता, एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल हम कैलेंडर देखते हैं, 1 जनवरी को कैलेंडर स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सी जगह आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। तो मध्य पाषाण काल ऐसा समय था जब पूरा पाषाण काल का भी दौर चल रहा था और यहीं से नवपाषाण काल की भी शुरुआत हो रही थी। यानी ये दोनों के बीच क्या संक्रमण का समय था, ऐसा समय जहाँ पर दोनों परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं विद्यमान थी अलग अलग जगहों पर। तो इसलिए जो मध्य पाषाण काल है उसे संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत किस काल में की गई? इसका उत्तर है मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल से मनुष्य ने क्या किया? पशुपालन की शुरुआत की। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है आदमगढ़, ठीक है। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही राजस्थान में एक और जगह है बागौर करके, वहाँ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु कौन सा था? तो मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु था कुत्ता। मध्यपाषाण कालीन हड्डियों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्यपाषाण कालीन हड्डियों के उपकरण हमें महदहा से प्राप्त हुए जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्यपाषाण काल की औजार बनाने की जो तकनीक है उसे क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मध्यपाषाण काल की जो औजार बनाने की टेक्निक थी उसे फ्लूटिंग कहा जाता है। किस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था? तो नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। कृषि का सबसे पहला व स्पष्ट प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का सबसे पहला व स्पष्ट प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है जो आज पाकिस्तान में स्थित है। भारत में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए कोल्डिवा से। मनुष्य द्वारा उगाया गया सबसे पहला अनाज कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मनुष्य द्वारा उगाया गया सबसे पहला अनाज जौ था और उसके बाद आया गेहूँ,
ठीक है। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहला कौन सा अनाज उगाया गया? जौ। दक्षिण भारत में उगाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो दक्षिण भारत में उगाई गई सबसे पहली फसल थी रागी। मनुष्य द्वारा कुंभकारी की शुरुआत किस काल में की गई? इसका उत्तर है नवपाषाण काल। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ठीक है। तो इस सब की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो चौपानी मांडो से प्राप्त होता है। मानव द्वारा घर बनाकर रहने की शुरुआत किस काल में हुई? तो मानव द्वारा घर बनाकर रहने की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। प्राचीनतम मानव निर्मित बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए मेहरगढ़, पाकिस्तान से। भारत में प्राचीनतम मानव बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए सराय नाहर राय, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। यदि भारत में प्राचीनतम मानव बस्ती की पूछा जाए तो भारत में है सराय नाहर राय, और यदि विश्व के हिसाब से या सिंधु घाटी की सभ्यता के हिसाब से पूछा जाए तो प्राचीनतम मानव निर्मित बस्ती के साक्ष्य मेहरगढ़, पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो गर्तावास के साक्ष्य जो है वो बुर्ज़होम से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज़होम कश्मीर में स्थित एक जगह का नाम है जहाँ से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आई होप दोस्तों आपको आज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर वन लाइनर लेक्चर पसंद आया होगा, और जो हमने लेक्चर लिया था उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।